हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है और जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी क्या नीड है जीवों के अंदर। तो डिस्कशन शुरू करते हैं कि सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है। पिछले जितने भी जैव प्रक्रम हमने पढ़े उनके अंदर आपने एक बात नोट की कि सभी प्रक्रम के अंदर हम अपशिष्ट पदार्थों की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ वर्ज्य पदार्थ जो हैं उनके बारे में भी बात की गई है। जैसे हमने पाचन तंत्र के बारे में बात की कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बड़ी आंत के अंदर अवशोषित हो जाता है और वो कहाँ जाता है उसके बारे में आगे बात नहीं हो पाई। उसके बाद हम चले गए श्वसन तंत्र में। वहाँ हमने देखा कि गैसों का जो आदान प्रदान है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होती है। उसका निष्कासन किया जाता है फेफड़ों के द्वारा, कि वो फेफड़ों में छोड़ दी जाती है और श्वास के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद हमने उसमें परिसंचरण तंत्र किया और उसमें देखा कि सभी जगह रक्त का एक अहम रोल होता है, कि चाहे वो गैसों के आदान प्रदान में हो चाहे दूसरे पदार्थों के। आगे बात करते हैं कि इन गैसों के अलावा जल के अलावा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की हम बात की हमने, इनके अलावा भी कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो फालतू हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड की बात करें तो वो जीवों के अंदर उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर ये इकट्ठे शरीर के अंदर होते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो शरीर को हानि पहुंचाएंगे। तो इस हानि को रोकने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इन वर्ज्य पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। अब सभी जीवों के अंदर जैसे हमने बात की कि श्वसन जो प्रणाली होती है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए अलग अलग अंग विकसित होते हैं। इसी प्रकार उत्सर्जन के लिए भी अलग अलग अंगों का सहयोग रहेगा। कुछ जीवों के अंदर है कि त्वचा के द्वारा ही वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देंगे। जल में रहने वाले जीव होते हैं वो भी, उनकी जो त्वचा है वो जल के संपर्क में रहेगी तो वो ऐसे ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगी। और अगर बात करें जो उच्च कोटि के जीव जंतु होते हैं, उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर जैसे श्वसन में फेफड़े बने होते हैं उसी प्रकार वृक्क बने होते हैं। जो वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन प्रणाली को चलाने का काम करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस तरह जो प्रणाली होगी, जो प्रक्रम होगा हमारा, वो बोलेगा उत्सर्जन तंत्र या फिर उत्सर्जन प्रक्रम। इसका नामांकित चित्र कैसे बनेगा वो आपको बताया जाएगा। आपने देखना है, वैसे ही आपने उसको बनाना है। उसके बाद उसकी कार्यविधि कैसे वो काम करती है वो भी, इसके बारे में भी इसी में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र का जो नामांकित चित्र होगा वो किस प्रकार बनाना है। सेम की बीज जो होते हैं उसकी आकृति के हमने दो वृक्क बनाने हैं। जैसे दायां भाग और बाएं भाग की हमने बात की थी फेफड़ों के अंदर, कि फेफड़ा बायां होता है दायां होता है। हृदय की बात की थी कि आलिंद और निलय बाएं होते हैं दाएं होते हैं। इसी प्रकार जो वृक्क होते हैं, वृक्क भी बायां वृक्क और दायां वृक्क होता है। अब जैसे हमने ये बनाया हुआ है, इधर भी ऐसे ही, इसी में से आपने नलिका शुरू करनी है इस टाइप में।
ऐसे और यहाँ से ऐसे। इसी तरह यहाँ से यहाँ छोड़ देनी है, फिर निचली साइड से ऐसे ही वो भी यहाँ छोड़ देनी। उसके बाद इसी में ही ये जगह बना देनी और ये बीच में से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे इरेज कर देना है। तो ये भाग हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। इनके नाम क्या क्या होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे अभी। तो यहाँ वृक्क होता है जिसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो छनने के बाद इन नलिकाओं के द्वारा चलते हैं, इनको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। जो नलिकाएं होती हैं बारीक वो मूत्रवाहिनी दोनों साइड की ऐसे ही बुलेंगी। ये जो होता है इसको मूत्राशय कहेंगे, जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, तरल अपशिष्ट पदार्थ वो इकट्ठे होते रहेंगे। और ये मार्ग होता है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। अब बात ये आएगी कि ये भाग हो जाएंगे साथ में, तो ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पहुँचते कैसे हैं उसके लिए भी यहाँ दर्शाया जाएगा। कि जो हमने धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ा है, तो ये हो जाती है हमारी धमनी, शिराएं। इसका मतलब क्या होता है, ये आ जाएगा हमारा उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अब ये धमनी और शिराएं क्या काम करती हैं, अब इसकी कार्यविधि के बारे में बात करते हैं कि कैसे काम करता है। कि जो धमनी और शिराओं इनके जरिए क्या होता है कि जो रक्त है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लेकर शरीर के भिन्न भिन्न भागों में गमन करता है। तो यहाँ भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इन धमनी शिराओं के द्वारा मानव वृक्क के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मानव वृक्क में जैसे आपने पोषण पाचन तंत्र में पढ़ा कि छोटी आंत के अंदर कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, रक्त कोशिकाओं के, उसी प्रकार आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा कि कूपिकाएं होती हैं, उनमें रक्त कोशिकाओं का गुच्छ होता है, गुच्छे होते हैं बने हुए, वो वहाँ से गुजरते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं और लेके चलते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से यहाँ भी कोशिकाओं का गुच्छा होता है बना हुआ। वो वृक्काणु क्या होता है, उस वृक्काणु की या नेफ्रॉन की संरचना भी हम आपको बताएंगे, उसकी कार्यविधि भी हम आपको बताएंगे सब। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ से धमनी और शिराओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर, इस कोशिकाओं गुच्छ जो बने होते हैं उनके अंदर आते हैं और यहाँ अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देते हैं। यहाँ से होते हुए अपशिष्ट पदार्थ, इनमें से कुछ भाग फिर अवशोषित हो जाते हैं, कुछ जल है वो अवशोषित हो जाता है, बाकी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से होता हुआ ऐसे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से शरीर के बाहर निकल जाता है। तो हमने ये देखा कि जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी कार्यप्रणाली में धमनी और शिराएं, वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और इनका अहम रोल रहेगा, जिससे जो हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बन रहे हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
उसके बाद बात करते हैं हम वृक्काणु क्या होता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन, ये क्या होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। तो इसमें प्रश्न बन जाता है, पूछ भी लिया जाता है कि वृक्काणु की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करो। कि वृक्काणु का सीधा नामांकित चित्र भी आ जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जितने हम प्रक्रम कर रहे हैं उनका नामांकित चित्र भी पेपर में पूछ लिया जाता है। उत्सर्जन तंत्र का सिर्फ नामांकित चित्र भी पेपर के अंदर आ जाता है। इसी तरह वृक्काणु और नेफ्रॉन की बात करते हैं, इसका भी नामांकित चित्र पेपर के अंदर आ जाता है। साथ में कार्यविधि भी हम इसकी बताएंगे आपको। बिल्कुल आसान सा एक डायग्राम है वृक्काणु का। जो वृक्काणु है छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छ एक तरह से होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनको बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक कटोरे की आकृति की संरचना बनानी है सबसे पहले। और आपने इसमें अभी हमने बात की आपके साथ कि कोशिकाओं का गुच्छ बना होता है। इस टाइप में इस यू की आकृति की जो संरचना है, ये कटोरे की आकृति की जो संरचना है, यू की आकृति की नहीं बोलेंगे, कटोरे की आकृति की जो संरचना होगी इसको बोलेंगे बोमन संपुट। बोमन संपुट। यहां से नलिकाएं घूमनी शुरू हो जाएगी इसी प्रकार से, और ये कुंडलित संरचना बन जाएगी। कुंडलित संरचना बन जाएगी। ये जो कुंडलित संरचना होगी इसको हम बोल देंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी जो इस बोमन संपुट के नजदीक होती है। उसके बाद एक यू की आकृति की संरचना ऐसे बन जाती है, बिल्कुल जैसे यू के आकार का है। इस यू के आकार की ट्यूब को बोलते हैं हेनले लूप। यू आकार का, तो यू के आकार का जो लूप बनता है, जो ट्यूब बनती है, उसको हम बोल देते हैं हेनले का लूप। तो हमने समीपस्थ कुंडलित नलिका बनाई, इसमें बोमन संपुट, ये आगे कुंडलित नलिका, फिर हेनले का लूप। अब ये समीपस्थ इसलिए बोला क्योंकि ये नजदीक है यहाँ। अब इसके इधर बन जाएगी ऐसे ही दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहां सारी जगह से होता हुआ क्या जाएगा, जो वर्ज्य पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ यहां रह जाते हैं, उसके बाद जो छना हुआ मटेरियल है उसमें से भी कुछ पदार्थ अवशोषित होते रहेंगे और तरल पदार्थ बाहर निकलने के लिए आगे जाता रहेगा। आगे ये जो कुंडलित नलिका है ये मिल जाती है संग्राहिक वाहिनी के अंदर। संग्राहक वाहिनी के अंदर। अब बात आती है कि जब बोमन संपुट में ये जो वृक्क की धमनी है तो क्या ये यहीं तक होती है या आगे भी जाएगी ऐसे ही?
बिल्कुल, अभी हमने बात की कि जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो रुधिर है, ये बोलें कि धमनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को लेकर यहाँ पहुँचता है, तो उसमें से कुछ पदार्थ तो यहीं अवशोषित रह जाते हैं, अवशोषित हो जाएंगे। क्षण के जो मटीरियल है वो तरल रूप में इस बोमन संपुट के अंदर आएगा और उसके बाद इस नलिका से होता हुआ चलता रहेगा। लेकिन साथ में जो ये धमनी और शिराएं हैं, ये इनके चारों तरफ भी गमन करती रहेंगी, ताकि जो हमारे लिए यूजफुल पदार्थ होंगे, जो शरीर के काम आ सकते हैं पदार्थ, ग्लूकोज की बात करें, कुछ लवण की बात करें या जल की बात करें, वो इसमें से फिर अवशोषित होता रहेगा और जो प्योर तरल पदार्थ होगा, बिल्कुल जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होंगे तरल रूप में, वो शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो जो नलिकाएं हैं वो इस रूप में वृक्क की शिरा, तो ऐसे तो रुधिर का जो परिवहन है फिर वो हृदय की ओर शुरू हो जाएगा कि यहाँ से घूम के शरीर में से सारे शरीर के भागों से, भिन्न भिन्न भागों से निकल कर रुधिर वापिस जा रहा है। तो इसमें अगर हम बनावट देखें तो बनावट में हमने वृक्क धमनी, बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका बनाई, हेनले का लूप बनाया और वृक्क की शिरा को दिखाया, दूरस्थ कुंडलित नलिका जो ये घुमावदार कुंडली बनी हुई है वो दिखाई, और साथ में संग्राहिक जो वाहिनी है जिनको ग्रहण कर लेती है तरल पदार्थ को बाद में, उसका संरचना बनाई। अब कार्यविधि की बात करते हैं तो कार्यविधि में वैसे ही लिखना है कि बोमन संपुट के अंदर जो वृक्क धमनी और शिराएं होती है, जो गुच्छ होता है धमनियों का, कोशिकाओं का जो गुच्छ होता है रक्त कोशिकाओं का, वो गुजरता है और यहाँ से छन कर जो पदार्थ हैं, जो तरल पदार्थ हैं, वो इस नलिका से होते हुए, हेनले लूप से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। और जो शरीर के लिए जो यूजफुल या जो ये कहें कि जरूरी पदार्थ हैं, वो इनमें से जैसे जल हो गया, कुछ ग्लूकोज हो गया, कुछ लवण हो गया, वो दोबारा अवशोषित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से वृक्काणु और नेफ्रॉन की संरचना हो जाती है और उसकी कार्यविधि हो जाती है। तो लगभग इसमें उत्सर्जन तंत्र में हमने मुख्य रूप से 2 नामांकित चित्र बनाए। एक हमारा उत्सर्जन तंत्र का चित्र हुआ कि कैसे उत्सर्जन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है, कैसे वो काम करता है। दूसरा हमने वृक्काणु, नेफ्रॉन जो मुख्य भाग है, वृक्क की जो बात की थी कि उसकी संरचना कैसी होती है और उसमें से किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जो जरूरी पदार्थ हैं उनसे अलग किए जाते हैं। तो इनका नामांकित चित्र अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी कॉपी में प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी बात होती है कोई भी हम डायग्राम एक बार बनाते हैं तो उसकी संरचना हमारी कुछ कम बनती है, कम अच्छी बनेगी। उसके बाद हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो संरचना बहुत अच्छी बनती चली जाती है। तो सभी बच्चे इसका ध्यान करेंगे। कंप्लीट चैप्टर में हमने जितने प्रकर्म किए हैं उन प्रकर्मों की अच्छी से तैयारी करनी है।